जगाने के लिए, देश को जगाने के लिए ये जरूरी हो गया है। अब इस सच्चाई की लड़ाई में पहली आउती में अरे इतना ईमानदार आदमी रहे जो डीजीपी रहे, अरे या ये लोग भी, अरे ये जो काले को हुए बैठे हैं ये केवल इसलिए अब यो चलिया जा रहा हम फिर खुली मलाई खावा, कति खुली मलाई खावा। अरे क्यों देश की बहन को डर लाग रहे हो है? ये देश वो भगत सिंह वर्गे कुर्बान होकर चले गए नू इस बात खातर के हम याडा नू करियो जाति का जहर घोड़ियो। आज उन जो जिंदे होंगे तो शर्म आंदी हम किन आदमी खातर लड़के हैं। जो इन्होंने दुहाई दी कि किन आदमियों के खातिर हम लड़ाई लड़ गए, रोहतक साइबर सेल के एएसआई ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। पीछे छोड़ा 4 पेज का सुसाइड नोट और वीडियो जिसमें आईपीएस वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार, दबाव और जातिवाद से सिस्टम हाईजैक करने का सनसनीखेज आरोप। ये तो पहली बार हमने देखा कि किसी पुलिस वाले ने इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि दूसरे ने भ्रष्टाचार किया। ये सारे कार्य के पीछे राज क्या है? और ये तो टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेटिक फेलियर है हरियाणा गवर्नमेंट का, और हरियाणा में तो डबल इंजन की सरकार है। अजय भाई, क्या कहना है आपका इसके बारे में? मैं पहली तो बात, मुझे हंसी आती है इस आप वीडियो को देखें। इस वीडियो से लग रहा है कोई सामने खड़ा है वो डायरेक्शन दे रहा है। ये खुद का बनाया हुआ वीडियो नहीं है। यदि कोई व्यक्ति यह भावना अपने अंदर ला रहा है कि मैं मरना चाह रहा हूं, तो वीडियो बनाने वाले की ये जिम्मेदारी बन रही थी वो उसे रोकता। पहली बात। दूसरी बात, इसने अपनी तो कोई प्रॉब्लम बताई नहीं कि इसको प्रताड़ित किया जा रहा था, इसको मारा जा रहा था, इसको कुछ किया जा रहा था, इसको वो किया जा रहा था। ये एएसआई रैंक का है, यानी बड़ी छोटी से रैंक का है। और इस रैंक का व्यक्ति ऑफिशियली तो असल में ऑफिसर भी नहीं होता है, वो एक कर्मचारी होता है पुलिस का। तो अब आप एक सोचिए, पुलिस का एक कर्मचारी वो क्यों आत्महत्या कर रहा है? वो एसपी की प्रशंसा करता है अपने सुसाइड नोट में, वो प्रशंसा करता है डीजीपी की, दोनों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देता है। खुद की नौकरी एएसआई है, नया लड़का है, सब नौकरी कितनी होगी। दूसरा, वो अपने सुसाइड नोट में सरकार को बताता है कि बहुत अच्छी है। अब इस केस में सबसे बड़ी बात, वो सरकार को, डीजीपी को, इसको सबको अच्छा बता रहा है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, वो पूरन कुमार तो मर चुका, अब वो है नहीं, वो तो आके कुछ करेगा नहीं, किसी का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है, तो ये क्यों आत्महत्या कर रहा है? दूसरा, अपने आप को भगत सिंह ने आत्महत्या नहीं की थी, लड़े थे। उन्होंने बम भी फेंका था, उन्होंने सैंडर्स की हत्या भी की थी। तो स्वाभाविक सी बात है, उन्हें मर्डर के केस में फांसी चढ़ाया गया था, उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी। यदि उन्हें मौका मिलता, और मिला था जब, तो वो लोग भागे थे वहां से। ठीक है, पकड़े गए और वो हुआ। चंद्रशेखर आजाद देश के लिए मरे। चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मारी थी, लेकिन कब? जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, उन्होंने देखा कि अब ये हमें मार देंगे, तो उन्होंने अपने रिवॉल्वर से अपने को गोली मारी। वो कहते ही थे कि मैं एक गोली इसलिए रखता हूं कि जब इस सिचुएशन में आ जाए तो ये आखिरी गोली से मैं खुद मर जाऊं। क्यों? क्योंकि पकड़े जाते उनके तमाम संगठन के जो लोग अभी रह गए थे, उनके बारे में कहीं वो टूट जाए या कुछ हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं आने दो। पहली बार तो टूटने वाले थे नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक गुंजाइश रखी थी। मुझे बताइए ना, किसने आत्महत्या की थी? एक भी बताइए आप जिसने देश के लिए आंदोलन किया। दूसरी बात, इस एएसआई के मर जाने से क्या हो जाएगा? ये कोई क्रांति तो नहीं हो जाएगी। तीसरी बात, पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार है, ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं, मैं खुद एक पुलिस अफसर का बेटा हूं। हो सकता है कोई व्यक्ति पैसे न लेता हो, लेकिन कई बार होता है कोई आया क्या नहीं गिफ्ट है, ये तो एक
लव आप टोकन है, वो कह के छोड़ गया, कहीं कुछ कह के छोड़ गया। तो मैंने तो खुद, मतलब झूठ नहीं बोल रहा हूं, एक पुलिस अफसर का बेटा हूं, तमाम जगह तमाम चीजें देखी है मैंने। तो यहां पूरी कहानी है, जब पूरन कुमार ने आत्महत्या की, देखिए आत्महत्या उन्हें भी नहीं करनी चाहिए, तो मैं पहली बात कहूं, लेकिन उन्होंने आत्महत्या की तो किस लिए? क्योंकि उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ ऐसा हो रहा है, एक साल से नहीं कई कई सालों से हो रहा है। उनको पोस्टिंग की जाती है, हटा दिया जाता है, ऐसे किया जाता है, वैसे किया जाता है, उनको कैसे उनकी बात नहीं सुनी जाती है, उन पर वो, तो उन्होंने ये सब प्रस्तुत किया। तो वो खुद में उनके ऊपर इतनी दिक्कतें थी, उन्होंने सुसाइड किया। इसने क्यों किया? डीजीपी के लिए, उस एसपी के लिए, सरकार के लिए। अच्छा फिर देखिए, ये जहां वीडियो बना रहा है वहां सुसाइड नहीं कर रहा, वीडियो ये कहीं और का है, अपने ऑफिस में सुसाइड नहीं कर। वो जो वीडियो है और जहां पे वो लाश मिली, वो किसी छत पे मिली और दरवाजे मैं के बिल्कुल बगल में नहीं, पड़ा था। मैं यही उसके भी फोरेंसिक भी बाकी है। ये कह नहीं सकते कि मर्डर है कि सुसाइड है। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं कि आप ये देखिए, वो ना अपने ऑफिस में मरा, ना घर में मरा, ना कहीं, एक सुनसान जगह, एक उस पर क्या कहा जाता है जो ट्यूबवेल है, वहां मरता है। इस किस्से को आप देखिए, आप पूरी मनदीप पुनिया ने इसको डिफाइन किया है कि 2016 में जब यही राजेश खुल्लर जो मुख्यमंत्री का प्रमुख प्रधान जो भी सचिव है, तो अब आप ये समझिए रिटायर होने के बाद भी इसको किस तरह से एकोमोडेट किया गया है, ये सब जानिए। उसकी बीवी को कैसे लोक सेवा आयोग का हरियाणा का चेयरपर्सन लगाया गया, ये भी सब कुछ है। तो वही कैसे जो है उस समय भी जाट आंदोलन के दौरान इसी तरह एक जो है आत्महत्या कराई गई थी और फिर उसे आग में जला दिया गया था हरियाणा को। ये मोडस अप्रेंडी एक देखिए, एक मोडस अप्रेंडी देखिए, जब अमित शाह पर तमाम आरोप लगे थे और उस समय वो झेल रहे थे, जब गिरफ्तारी भी हुई थी, सब कुछ हुई थी, तब एक व्यक्ति ने आत्महत्या की थी कि नहीं अमित शाह बहुत अच्छे हैं, उसके लिए कर रहे हैं और मैं इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं क्योंकि उन्हें फंसाया जा रहा। ये सब किस्से हैं जो वास्तविक मुद्दे से डाइवर्ट करके दलित को न्याय न मिले उसके लिए। यदि इतना ही, एक बात बताइए, ये कह रहा है कि वो इतना भ्रष्ट था, उसने 50 करोड़ ये किए वो किए, सब लिखा है। अब आप इसमें एक सबसे बड़ी चीज कह, उसमें जो चिट्ठी लिखी उसमें कि कोई राव इंद्रजीत को बचाने के लिए 50 करोड़ रुपए। राव इंद्रजीत खुद इतने ताकतवर हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी खुद उनके पास पहुंच के कहेंगे साहब क्या कराना है, मेरी सरकार हरियाणा की बचाए रखो। क्योंकि हरियाणा जीतने में अहीरवाल का बड़ा योगदान है। तो सीधी सी बात, उन्होंने सारे बाकी अहीर नेताओं को खत्म कर दिया अपने अलावा, अपने परिवार के अलावा। आप देख लीजिए, बाकी सब उनके चेले टाइप में है। अब आइए तीसरा, जिस तरह से वो कह रहे हैं, तो भाई यदि उन्होंने तब 50 करोड़ मांगे थे तो आपके, यदि इससे आप नाराज होके कर रहे हो करप्शन से, तो उस समय करना चाहिए था। अब क्यों कर रहे हो जब पूरन कुमार इस दुनिया ही में नहीं है? उनको गए 8 दिन हो चुके हैं, 9 दिन, आज कल 8 दिन हुए थे। तो अब आप बताइए, आप उसी समय करते हो जब राहुल गांधी आते हैं यहां। देखिए आप टाइमिंग भी देखिए, राहुल गांधी आते हैं सांत्वना देने, तब आप करते हो। आप किससे देखिए, जो अवनीत कौर है, जो उसकी पत्नी है, हाँ,
वो जो है उनके भाई आम आदमी पार्टी के एमएलए अरविंद केजरीवाल वहां नहीं गया सिंपैथी जताने। क्यों नहीं गया? मैं यही कह रहा हूं, आप ये देखिए, वो नहीं गया। कांग्रेस पूरी लड़ाई उनकी लड़ रही है, कांग्रेस का एससीज लड़ रहे हैं, एससी सेल और दूसरे लोग। जिग्नेश मेवाड़ी आते हैं गुजरात से और वो तक आ जाते हैं, अंबेडकराइट है। ये अंबेडकर की विचारधारा को चलाने के लिए रेगुलर काम कर रहा था। मैं इसी चर्चा में बताऊं, जो मुख्यमंत्री के साथ में जब मीटिंग हो रही थी, तमाम ऑफिसर बैठे थे। एक हरियाणा काडर के आईएएस ऑफिसर है, ये राजशेखर वंडरू, इन्होंने एक किताब लिखी, मुझे परसों ही इन्होंने दी ये किताब। ठीक है, मैं ये बता रहा हूं कि आप इससे समझ लिए, मीटिंग में थे मुख्यमंत्री के साथ में, जो सारे लोग बैठ के जब डिस्कशन कर रहे थे कैसे क्या किया जाए, रामदास अठावले भी था, वो भी थे। आप देखिए, नरेंद्र मोदी भेजते हैं चिराग पासवान को। चिराग पासवान इसके पहले कहीं पर भी दलितों पे अत्याचार हुए कहीं गए? कभी नहीं गए। रामदास अठावले गया कहीं इसके पहले? नहीं गया। यहां आ रहे हैं, अब आप खेल को समझिए, यहां आ रहे हैं, वो अपने ढंग से कर रहे थे। राहुल गांधी के आते ही ये एक नया ड्रामा। क्यों? इससे जाट बनाम दलित करा दिया जाए, कैसे इसे रूट चेंज कर दिया जाए और बिल्कुल इसे दिग्भ्रमित कर दिया जाए और चर्चा कहीं और ले। हमें आज, हम आपको चर्चा करना बनता था कि पूरन कुमार के साथ न्याय हुआ या नहीं हुआ, दलितों के प्रति ये सरकार अत्याचारी है। इसके सबूत एनसीआरबी के डेटा हैं कि सबसे ज्यादा दलितों के खिलाफ अत्याचार अपराध इसी सरकार में हुए, और जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहीं हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं, क्या नाम है, आत्महत्याएं हो रही हैं और सब कुछ हो रहा है। अब आप ये सोचिए, जो सरकार जिनकी विचारधारा मनुवाद की है, यानी जो बर्दाश्त ही नहीं करते, इन्हें मन संहिता की बात करते हैं, वो लोग आज इस तरह से भूमिका में नजर आते हैं। घबराहट है, डर है, इसलिए ड्रामा किया गया। ये असल में मैं कह रहा हूं, ये संदीप की हत्या है, और ये हत्या सुनियोजित तरीके से उस गुजराती गैंग का हिस्सा है, वही मोडस ऑपरेंडी है, वही तरीका है। अब मैं यहां एक कनेक्शन जोड़ता हूं। नरेंद्र मोदी जिंदगी में जब पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, कुछ आता नहीं था सरकारी मशीनरी में। जो सबसे पहला उनके साथ ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर जुड़ा, उसका नाम अरविंद कुमार। अब आजकल अरविंद कुमार शर्मा लिखने लगे, तब अरविंद कुमार लिखते थे। क्या है? 1988 बैच। देखते चलिएगा, अभी सुनिएगा। आजकल वो जब पीएमओ आए नरेंद्र मोदी, तो सबसे पहला अपॉइंटमेंट किसका हुआ? अरविंद कुमार शर्मा का, पीएमओ में अपने साथ लेके आए। इसके बाद में वो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, उन्हीं विभागों के मंत्री हैं जहां अडानी का इंटरेस्ट है। ठीक है, वो दोनों विभाग उनके पास। छोड़िए, अब आइए कि क्या होता है। अरविंद कुमार के ही बैच के हैं जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी थे, जिनका नाम भी सुसाइड नोट में है, टीवीएसएन प्रसाद। हालांकि टीवीएसएन प्रसाद को मैं एक ईमानदार और अच्छा अफसर मानता हूं, सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, मानता हूं। वो मैं किसी को नहीं दे सकता हूं, ना आपको दे सकता हूं, ना खुद को दे सकता हूं। तो सीधी सी बात है, मुझे वो एक बेहतर अच्छे अफसर लगे। इसके बाद में दूसरा आइए, क्योंकि वो हरियाणा में जितने दिन रहे, मैंने उनकी कार्यशैली देखी है निजी तौर पे, और मैंने बड़ा उनको पाक साफ पाया है और डाउन टू अर्थ पाया है। लेकिन
नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो अरविंद कुमार ने जो जो अफसर पीएमओ में बुलवाए उनमें एक टीवीएसएन प्रसाद भी थे, और गंगा का जितना प्रोजेक्ट था उन्हीं को दिया गया था, जिसके बाद में सारा काम अदानी को सौंप दिया गया। ठीक है, चलिए, फिर वो वापस भेज दिए गए, वहां से आ गए, यहां आ गए, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम एंड जस्टिस रहे और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी रहे। अब रिटायर होने के बाद में वो हरियाणा के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, 88 बैच। दूसरा नाम राजेश खुल्लर, 88 बैच। देखते चले उन्हें कैसे संजीव कौशल को हटा के उन्हें सीएम के साथ में जबरन रखा गया। संजीव कौशल बहुत अच्छे ईमानदार अफसरों में से माने जाते थे हरियाणा के। उनको हटा के, उनका इकलौता बेटा था, उसका एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, उसके बाद वो संत की तरह से समझ लीजिए अपनी जिंदगी की मेरे लिए रह क्या गया है, वो उनको कैसे क्या करके हटा के और फिर राजेश खुल्लर को लगाया गया। राजेश खुल्लर सुपर सीएम की तरह काम कर रहे हैं, करते रहे, सीधे रिपोर्ट करते थे अरविंद को, अब वहां सीधे ही कर रहे होंगे जो भी होगा। अब आप समझिए, मतलब कई बार होता था चीफ मिनिस्टर जब थे खट्टर कुछ कह देते थे, राजेश कहते नहीं ये नहीं होगा, तो फिर नहीं होता था। इसका मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि HCS एसोसिएशन के एक अध्यक्ष थे, मेरे बहुत परम मित्र थे, तो अब चूंकि HCS ऑफिसर्स को साधना होता है तो अध्यक्ष को बुलाया जाता है जैसे होता है, तो उनकी और जो कन्वर्सेशन होती थी, मेरे से बात होती तो बता देते, तो मुझे पता चला कि ये कैसे कैसे क्या डील करते हैं। चलिए छोड़ दीजिए उसको। अब आइए, एक तीसरा नाम ले रहा हूं, ज्ञानेश कुमार गुप्ते, मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार। सरकार मत कहिए भारत, लेकिन आजकल तो गुलाम कहिए। वो क्या है, 1988 बैच, 88 बैच, 88 88 88, ठीक है। अब इस खेल को समझिए, तो पूरा गेम कहां से असली में चल रहा है, पीएमओ से। आपका कहना है सीधा सीधा डायरेक्ट। अब आप समझ लीजिए, मैं तो ये पूरा एक कानून कहता है सर्कमस्टांसेस एविडेंसेस, किसी भी केस को एविडेंस के लिहाज से स्ट्रांग बनाने में मदद करते हैं। मैं तो वही बता रहा हूं जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में जैसे किया जाता है। मैं खुद पुलिस अफसर का बेटा हूं, खुद एक वकील भी हूं, कानून भी जानता हूं, और साथ साथ एक क्राइम रिपोर्टर रहा हूं, सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टर रहा हूं। हिंदुस्तान के बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टर का अवार्ड हासिल किया है। तो साहब इतना तो मैं कह सकता हूं, तमाम केसेस मैंने इन्वेस्टिगेट किए जब रिपोर्टर होता था, और वो 100% सही साबित हुए, 99 भी नहीं, 100%। तो इसलिए इतना कह सकता हूं, इस गेम को समझिए। ये गेम सिंपल सा गेम नहीं है जो आपको लगे कि एक आईपीएस ने आत्महत्या कर ली या एक एएसआई ने आत्महत्या कर ली। एएसआई का और एडीजीपी का कोई कहीं पर भी वो है क्या? तो साहब कोई कंपटीशन तो उस एएसआई का उनसे था नहीं। तो जब कुछ नहीं है तो हाउ वो क्यों आत्महत्या कर रहा है? अब वो ऑफिसर भी नहीं उनका हो सकता है कि ये सोचो कि उसके खिलाफ वो कोई एक्शन ले लेंगे। इस खेल को समझिए। एक व्यक्ति, मैं एक शब्द और बताऊंगा, मैं उन दिनों हिंदुस्तान अखबार का संपादक था, पश्चिम उत्तर प्रदेश के उसको हेड कर रहा था आगरा में।
उस समय मोहन भागवत मेरे से मिलने आए, लंबी बात होती रही। त्रिपुरा की एक घटना हुई थी जिसमें 3 आरएसएस के लोग मरे थे, उसी को लेके बात होती रही। मैंने कहा ये तो मुझसे जो उन्होंने कहा कि अजय जी आप ब्राह्मण हैं, मैंने कहा जी। हवन यज्ञ पूजन तो करते होंगे, मैंने कहा बिल्कुल करता हूं। कहा तो हवन यज्ञ में आहुति देते हैं कि नहीं, मैंने कहा देता हूं। तो उन्होंने कहा बड़े बड़े प्रायोजन पूरे करने के लिए कुछ आहुतियां देनी पड़ती। अब आप सोचिए किस लेवल तक वो लोग सोच, जहां ये सोच कि अपने को भी आहुति दे दो, बड़ा काम हो जाए। तो ये संदीप क्या चीज था, ये तो कुछ हो नहीं था। क्या फर्क पड़ेगा कपूर को, क्या फर्क पड़ेगा बिजरिया को, नया था। और इसने जिस तरह से किया है कि इसमें अभी तक यही नहीं है कि उसने खुदकुशी की है, हत्या की गई है, क्या है। भाई सरकार इनकी मैनेज है, बहुत कुछ मैनेज कर लेगी। जब सरकार उन्हीं की जो फेवर कर रही है डीजीपी का, सरकार वो जो फेवर कर रही है उस एसपी रोहतक का, ये वही एसपी रोहतक है जो रेवाड़ी में था। और जब मुस्लिमों की बात आई थी तो कैसे इसने कहा था कि उनपे मेवात में, या वहां मेवात में था शायद, तो वहां कहा था कि चुन चुन के मारो इनको, ऐसे करो वो करो। तो अब आप एक इससे सोचिए कि ये खुद ही सब नफरती लोग थे और उस गैंग के सदस्य हैं। भाई ये डीजीपी आज ना सही, चलिए आज तो छुट्टी पे भेजा गया, वो ऐसे भी एक्सटेंशन है, रिटायर हो जाना था। तो ये क्यों ऐसा कर रहा है, खेल को समझिए। ये असल में बहुत बड़ा गेम है जी। अच्छा, इसमें 2 बातें और हैं जो मैं करके कंक्लूड करूंगा। एक तो एसपी रोहतक का बयान आया है, सुरेंद्र कुमार भोरिया, इनका बयान सुनिए वो क्या कहते हैं, और उसके बाद मेरा सवाल चंडीगढ़ पुलिस को लेकर है। बहुत महकमे का मेहनती एएसआई था संदीप, बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती मुलाजिम था। बहुत अभी एक सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी मिली है, अभी फॉरेंसिक की टीम बुला रखी है, अब जांच चल रही है। एक सुसाइड नोट मिला सर, एक वीडियो भी बना है, और जो वो अभी टीम आई है, अभी स्टेज पे कुछ भी बताना मुश्किल है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत दुखद घटना है। बहुत मेहनती मुलाजिम था, हमारा तो परिवार का ही मेंबर था। इससे पूरन कुमार मामले में कुछ अभी जो मैंने बताया कि हम तो परिवार का सदस्य था इसलिए आए हैं, और अभी उसकी जांच फॉरेंसिक टीम कर रही है। साइबर सेल में बताया जा रहा तैनात था। अब आप देखिए, तैनात था। नहीं आप एक चीज देखिए, जो एएसआई है उसकी तो नियम कानून के तहत यदि उस अफसर के साथ तैनात ना हो तो सीधे जाके उस सीनियर ऑफिसर से मिल भी नहीं सकता है, जो पुलिस का नियमावली है। दूसरी चीज, ये जहां पे खड़े थे खेतों के बीच में ट्यूबवेल, वो ऐसे सुनसान में आके आत्महत्या क्यों कर रहा है? भाई पूरन कुमार ने अपने घर में कर ली, ये भी अपने साइबर सेल में कर सकता था। इसमें एक पेच और है अजय जी, ये पूरन कुमार की जब सुसाइड हुआ है इनका चंडीगढ़ में, तो उस समय के एसपी नरेंद्र बिजारिया ने हेड कांस्टेबल सुशील कुमार को अरेस्ट किया था, ये कहकर कि उसने रिश्वत मांगी एक शराब के कारोबारी से, ये कहके कि वो भाई पूरन कुमार का एसोसिएट है। और वो जो पूरन कुमार के नाम पे हेड कांस्टेबल ने जो ब्राइब मांगी, उसने कन्फेस किया कि उसने पैसा लिया था, ऑफिसर का नाम लेके, उसमें ऑफिसर का कोई दोष नहीं। अब आप समझिए, तो ये सीआईडी वाला जांच क्या कर रहा था, सवाल ये खड़ा हो जाता है। नहीं, साइबर सेल का इसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात बताऊं, दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जिस व्यक्ति का कोई कनेक्शन नहीं इन्वेस्टिगेशन में, जिस व्यक्ति का लेना देना नहीं, ये आदमी आत्महत्या कर रहा है। और थर्ड चीज ये है कि जिस तरह से पूरा प्लॉट किया गया, ये लगता है कि पूरा प्लॉट करके एक गेम प्लान किया गया।
अब उस प्लान के तहत ही किया गया कि कैसे बिजरिया के बारे में उसने चिट्ठी लिखी थी ऑलरेडी पहले ही कि ये गड़बड़ करता है, एक चीज। तीसरी चीज, जो ये शराब सिंडिकेट वाला व्यक्ति है जिससे वो कह रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए लेने की बात, भाई आप मेरे से पैसा कब लेंगे जब मैं आपके साथ सीधे कहीं लाभ या हानि कर सकता हूं। वो तो ऑलरेडी एडीजीपी ट्रांसफर हो चुका था, वो चला गया था ट्रेनिंग में, तो उसका तो अब कोई कंसर्न नहीं था पहली बात कि मंथली बांधा जाए। थर्ड, ये वो गुजरात में अवैध शराब की जो सप्लाई के सिंडिकेट से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। अब ये क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट करते हैं गुजरात का शराब का धंधा कौन चलाता है, वो सिंडिकेट है किसका? 2 सिंडिकेट, एक ड्रग्स और शराब का और एक सिंडिकेट जो गोल्ड की स्मगलिंग का। ये दोनों सिंडिकेट इस देश के अंदर चला कौन रहा है? वो दोनों साहब समझ लीजिए, और जो चला रहा है वही सरकार है। तो कुछ भी हो सकता है। और फिर जी चंडीगढ़ पुलिस उसी के अंडर में आती है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ही अंडर में है सीधे। तो अब आप बताइए, कानून ये कहता है कि जो भी सुसाइड नोट छोड़ा गया है, जिसको आरोपी उसने बताया है, उसके नाम अभियुक्त के कॉलम में लिखे जाने चाहिए। ये देखिए, ये एफआईआर, ठीक है जी इसमें ये देखिए, इसमें एक तो पहले होता है कि कौन कौन वो है धाराओं में, ठीक है। इसके Entry. बाद में आप देखिए किसने एफआईआर दर्ज कराई, ये आप देखिए, ये एफआईआर किसने दर्ज कराई। और ये लास्ट का जो 7 नंबर है, ये आप देखिए, ये डिटेल ऑफ एक्यूज्ड खाली पड़ा है। जब एक्यूज्ड ही नहीं है, अरे अननोन तो है नहीं कोई, नहीं तो अननोन ही लिखते, अननोन भी नहीं लिखा है। नहीं, जो लोग ये कह रहे हैं कि एज पर भी नहीं लिखा है, ये आप देखिए, वो तो बयानबाजी है, कागज में कहीं कुछ नहीं है। ये वैसे ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट में बैठ के जजेज खूब लेक्चर देते हैं और लिखाने में ऑर्डर कुछ लिखाते ही नहीं है। ये बताइए, जो 31 मेंबर ये जो बनी है आपकी वाई पूरन कुमार न्याय मंच, अब ये चंडीगढ़ में एक न्याय यात्रा निकालने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि सेक्टर 17 चंडीगढ़ में एक बड़ा हम इकट्ठ करेंगे, और जो डिमांड है हमारी कपूर और बिजरनिया को अरेस्ट करने की और जुडिशियल प्रोब कराने की एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज से, और डीजीपी को खाली ट्रांसफर कर देना या उनको छुट्टी पे भेज देना, रोहतक एसपी का ट्रांसफर कर देना, ये आई वॉश है। उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए, अरेस्ट किया जाना चाहिए। इस दिशा में अभी वहां पर जो मनोहर लाल खट्टर हैं, जो पहले सीएम रहे 2 बार के, और कहा जाता है कि शत्रुजीत कपूर जो हैं उन्हीं के आदमी हैं, और रिटायरमेंट के बाद 6 महीने की एक्सटेंशन भी मनोहर लाल खट्टर के कहने पे दी गई। तो मनोहर लाल खट्टर का वेट क्यों हो रहा है? क्या मनोहर लाल खट्टर आके कुछ इसके गांठे खोलेंगे, या ये सिर्फ टाइम बाय किया जा रहा है मनोहर लाल खट्टर के नाम पर मामले को लपेटने के लिए? आपको एक चीज बताएं, आपको याद हो यदि, तो मनोहर लाल खट्टर का ड्राइवर हुआ करता था सैनी, ठीक है। मैंने तो इसका इंडिया न्यूज में रहते हुए इंटरव्यू किया है, इसने खुद ही अपने मुंह से बताया है। इंटरव्यू यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, सामना सवालों का ये सैनी अजय शुक्ला करके डालिएगा, आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं इंडिया न्यूज का चीफ एडिटर था तो इंटरव्यू किया था इसका, उस दौरान बहुत सारी बातें हुई। फिर निजी तौर पे भी जब दफ्तर आता है कोई मंत्री, तो चाय पीते हुए भी बहुत सारी बातें होती। आप ये सोचिए, ये उस दिन भी मुझे यही कह रहा था कि हम तो बस साहेब की कृपा से हैं। और आप याद करिए, इसको अचानक इसी को बनाने का सीएम किया गया, जबकि ये तो बिल्कुल उस स्थिति में था।
उस समय तो सांसद था ये कुरुक्षेत्र का, और आप देखिए सदस्य भी नहीं था विधानसभा का। उसके बाद में बनने के बाद में इसको पता ही नहीं था कि वो इस्तीफा की घोषणा कर देंगे विधानसभा में। और उसके बाद में इससे जब कहा गया कि आप वहां से लड़ेंगे यहां से लड़ेंगे, तो याद करिए प्रदेश अध्यक्ष कुछ बोल रहे थे, ये बोल रहे थे, ये तो कहीं और से कह रहा था, लड़ना वहां से पड़ा। तो बहुत सारी चीजें, इसकी पत्नी चुनाव हारी थी, ठीक है, और ये खुद नारायणगढ़ से हारा था, तो यानी वो कहीं पे उस स्थिति में था ही नहीं उस शख्स को लाके। तो ये उनके निर्देश पर, ये सिर्फ डमी है, इसे पता है। उस दिन भी इसने उस मीटिंग के दौरान उनका बयान, अठावले का जो एक सदस्य है, वो एक वीडियो बना के डाला था। वो सुनिए, वो कह रहा है कि मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं, तो खुल्लर कह रहा है नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, खुल्लर डायरेक्शन दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कर दो, तो वो कहता है ऐसे नहीं होता है और ऐसे नहीं होगा। यानी सुपर सीएम वो है, और उसके बाद में वो कहां से गाइड होता है। मैं इसीलिए आपको पीएमओ से लेके सारे कनेक्शन बता दिए। बाकी जब नरेंद्र मोदी यहां पर प्रचारक थे, वो संगठन मंत्री थे और ये था, तो दोनों कहा जाता था मियां बीवी की जोड़ी जा रही है। नरेंद्र मोदी उसकी मोटरसाइकिल में बैठे घूमा करते थे। तो अब आप समझ लीजिए वो किस्सा ही कुछ और है। तो वैसे ही जैसे इन्होंने उनका पोस्टमार्टम कराने और उनके अंतिम जो यात्रा है उनके अंतिम चेष्टी कराने के लिए रोक लगा रखी है, वैसे ही वो जो मुझे ASI लगता है आज हो जाएगा, सब हो जाएगा आज मैनेज हो जाएगा। हाँ। बस यही मैं पूछना चाहता था आपसे। तो ठीक है, इस पे नजर बना के रखेंगे और कुछ भी खबर आती है हम आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजय शुक्ला जी परिचर्चा में भाग लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।